हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम वाइमर गणराज्य का जन्म कैसे होता है इसको हम देखते हैं। और ये जो गणराज्य था वो जर्मनी का था। शुरू करते हैं। 20वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था। उसने ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों के खिलाफ किया था। पहला विश्व युद्ध लड़ा था जो कि 1914 से लेकर 1918 तक ये पहला विश्व युद्ध जो है लड़ा गया था। दुनिया की सभी शक्तियां ये सोच रही थी कि इस युद्ध में हम शामिल हो जाते हैं और इससे हमको क्या मिलेगा, बहुत ना कुछ हमको फायदा जरूर मिलेगा। यह युद्ध इतना खिंच गया कि पूरे यूरोप को आर्थिक दृष्टि से क्या है निचोड़ कर रख देता है। फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके जर्मनी ने शुरुआत में सफलता हासिल की, लेकिन 1917 में जब अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया तो इस खेमे को काफी ताकत मिली और आखिरकार नवंबर 1918 में उन्होंने केंद्रीय शक्तियों को हराने के बाद जर्मनी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। साम्राज्यवादी जर्मनी की पराजय और सम्राट के त्याग पत्र ने वहां की संसदीय पार्टियों को जर्मन राजनीतिक व्यवस्था को एक नए ढांचे में ढालने का अच्छा मौका उपलब्ध कराया। इसी सिलसिले में वाइमर एक जगह का नाम है, जर्मनी में है, जो कि वाइमर में एक राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई और संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। नई व्यवस्था में जर्मन संसद यानी कि राइखस्टाग के लिए जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया जाने लगा। प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए औरतों सहित सभी वयस्क नागरिकों को समान और सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान किया गया। लेकिन यह नया गणराज्य खुद जर्मनी के ही बहुत सारे लोगों को रास नहीं आ रहा था। इसकी वजह से तो यही थी कि पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के बाद विजयी देशों ने उस पर बहुत सारी कठोर शर्तें लगा दी थी, बहुत ज़्यादा कठोर लगा दी थी। मतलब कुल मिला के वर्साई की संधि में वर्साई के महल में जो संधि हुई थी, शांति संधि, वो एक किस्म से अपमानजनक संधि थी। किसके लिए? जर्मनी के लिए, क्योंकि उसके बहुत सारे एरिया को छीन लेते हैं, 20 सालों के लिए किसी को दे दिया जाता है। कुल मिला के उसकी जो पावर थी उसको बिल्कुल अंग भंग कर दिया था। तो एक किस्म से उसको क्या लगा था, बहुत ही अपमानजनक समझा और इन सभी का जिम्मेदार किसको माना? इसी वाइमर गणराज्य को माना। आगे देखते हैं। इस संधि की वजह से जर्मन को बहुत सारे औपनिवेशिक तकरीबन 10% आबादी, 13% भूभाग, 75% लौह भंडार और 26% कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करने पड़े। जर्मनी की रही सही ताकत खत्म करने के लिए मित्र राष्ट्रों ने उनकी सेना भी भंग कर दी। युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद यानी कि वार गल्टी क्लाउस के तहत युद्ध के कारण हुई सारी तबाही के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया। इसके एवज में इस पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया। खनिज संसाधनों वाले राइनलैंड पर भी 20 के दशक में ज्यादातर मित्र राष्ट्रों का ही कब्जा रहा। बहुत सारे जर्मनों ने न केवल इस हार के लिए बल्कि वर्साई में हुए इस अपमान के लिए भी वाइमर गणराज्य को ही जिम्मेदार ठहराया। जो मैंने पहले बताया था वो सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं। आगे देखते हैं। अब ये युद्ध हुआ तो इसका क्या असर हमें देखने को मिलता है पूरे महाद्वीप में। तो इस युद्ध ने पूरे महाद्वीप को मनोवैज्ञानिक रूप से देखें तो बहुत आहत किया, आर्थिक रूप से भी आहत किया। तो दोनों स्तरों को तोड़ कर रख दिया। यूरोप कल तक जो कर्ज देने वाला महाद्वीप कहलाता था और युद्ध खत्म होते होते कर्जदारों का महाद्वीप बन जाता है। विडंबना यह है कि पुराने साम्राज्य द्वारा किए गए अपराधों का हर्जाना नवजात वाइमर गणराज्य से वसूला किया जाना था। इस गणराज्य को युद्ध में पराजय के अपराध बोध में राष्ट्रीय अपमान का बोझ ढोना ही पड़ा। हर्जाना चुकाने की वजह से आर्थिक स्तर पर भी वो बिल्कुल अपंग हो चुका था। वाइमर गणराज्य के हिमायतियों में मुख्य रूप से साम्राज्यवादी, कैथोलिक, डेमोक्रेटिक खेमे के लोग थे। रूढ़िवादी, पुरातन पंथी, राष्ट्रवादी मिथकों की आड़ में उन्हें तरह तरह के हमलों का निशाना बनाया जाने लगा। नवंबर
के अपराधी कहकर उनका खुलेआम मजाक उड़ाया गया। इस मनोदशा का 30 के दशक के शुरुआती राजनीतिक घटनाओं का इस पर गहरा असर पड़ता है। पहले महायुद्ध में यूरोप समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी थी। सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज्यादा सम्मान दिया जाने लगा। राजनेता और प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, पुरुषों के लिए बहुत ज्यादा इस बात पर जोर देने लग गए कि जो आदमी है उनको बहुत ही पावरफुल होना चाहिए, आक्रमणकारी होना चाहिए, मतलब यहाँ पर मर्दाना गुणों वाला बताया है। मीडिया में खंदकों की जिंदगी का महिमा मंडन किया जा रहा था। मतलब जो हमारी उस समय की जो मीडिया थी, खंदक मतलब जो यहाँ पर गड्ढे बनाए जाते थे और गड्ढे में रहकर सिपाही जो लड़ा करता था उनकी महिमा मंडन किया जा रहा था। किसके द्वारा? मीडिया के द्वारा। लेकिन सच्चाई ये थी कि सिपाही इन खंदकों में बड़ी दयनीय जिंदगी में जी रहे थे। वे लाशों को खाने वाले चूहों से घिरे रहते थे। वे जहरीली गैस और दुश्मनों की गोलाबारी का बहादुरी से सामना करते हुए भी अपने साथियों को पल पल मरते हुए देख रहे थे। सार्वजनिक जीवन में आक्रमण, फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान व प्रतिष्ठा की चाह के सामने बाकी सारी चीजें गौण हो गईं। जबकि हाल ही में वे सत्ता में आए रूढ़िवादी तानाशाहों को व्यापक जन समर्थन मिलने लगा। इस वक्त लोकतंत्र का एक नया और बहुत नाजुक विचार था जो दोनों महायुद्धों के बीच पूरे यूरोप में फैलती अस्थिरता का सामना नहीं कर सका। कुछ यहाँ पर वर्ड देखते हैं, जैसे कि हर जाना मतलब किसी ने या फिर लोन लिया है तो उसका क्या है, हमको हर्जाना भरना पड़ेगा, या किसी ने उधार लिया है तो वो भी हमको चुकाना पड़ेगा। तो यहाँ पर दिया गया है कि किसी गलती के बदले दंड के रूप में नुकसान की भरपाई करना हर्जाना कहलाता था। खंदक युद्ध के मोर्चों पर सैनिकों को छिपने के लिए खोदे गए गड्ढे। अब यहाँ पर राजनीतिक रेडिकल यानी अमूलचूल परिवर्तनवादी और आर्थिक संकट को देखते हैं। तो जिस समय वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई उस समय रूस में क्या हो रही थी, बोल्शेविक क्रांति की तर्ज पर जर्मनी में भी स्पार्टकिस्ट लीग अपने क्रांतिकारी विद्रोह की योजना को अंजाम देने में लगी हुई थी। तो स्पार्टकिस्ट नामक रेडिकल संगठन द्वारा आयोजित रैली का यहाँ पर क्या है, चित्र दिया गया है। यहाँ पर चित्र दिया गया है। आगे देखते हैं, विद्रोह की योजना को अंजाम देने लगी। बहुत सारे शहरों में मजदूर और नाविकों को सोवियत बनाए गए। बर्लिन के राजनीतिक माहौल में सोवियत किस्म की शासन व्यवस्था की हिमायत के नारे गूंज रहे थे। इसलिए समाजवादी, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक गुट ने वाइमर में इकट्ठा होकर इस प्रकार की शासन व्यवस्था के विरोध में एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना का फैसला किया और आखिरकार वाइमर गणराज्य के पुराने सैनिकों के फ्री कोर नामक संगठन की मदद से इस विद्रोह को कुचल दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद स्पार्टकिस्टों ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली। इसके बाद कम्युनिस्ट यानी साम्यवादी और समाजवादी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए थे और हिटलर के खिलाफ कभी भी साझा मोर्चा नहीं खोल सके। क्रांतिकारी और उग्र राष्ट्रवादी दोनों ही खेमे रेडिकल संसाधनों के लिए आवाज उठाने लगे। राजनीतिक रेडिकल वादी विचारों को 1932 के आर्थिक संकट से और भर मिला। जर्मनी ने पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा था और युद्ध के बाद तो उसे स्वर्ण मुद्रा में हर्जाना भी भरना पड़ा। इस दोहरे बोझ से जर्मनी के स्वर्ण भंडार क्या हो गए, लगभग समाप्त होने की स्थिति में पहुंच गए थे। आखिरकार 1923 में जर्मनी ने कर्ज और हर्जाना चुकाने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। इसके जवाब में फ्रांसीसियों ने जर्मनी के मुख्य औद्योगिक इलाके रूर, तो ये क्या है, एक जगह है रूर पर भी क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। यह जर्मनी के विशाल कोयला भंडारों का इलाका था। मतलब जो हिस्सा पहले बांट लिया था बहुत सारे देशों ने आपस में, उसके अलावा भी यहाँ पर फ्रांसीसी क्या है, रूर वाले क्षेत्र को हड़प लेते हैं, छीन लेते हैं उससे, जर्मनी से। तो जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में बड़े पैमाने पर कागजी मुद्रा छापना शुरू कर दिया। जर्मन सरकार के इतने बड़े फैसले से क्या है, मुद्रा छाप दी गई और मुद्रा जो है मार्क का मूल्य तेजी से गिरने लगा।
जैसे कि अप्रैल में अमेरिकी डॉलर की कीमत 24,000 मार्क के बराबर थी, वही जुलाई में क्या है 3,53,000 मार्क हो गई, अगस्त में 46,21,000 मार्क हो गई, दिसंबर में 9,88,60,000 मार्क हो गई। इस तरह डॉलर में खरबों मार्क मिलने लगे। जैसे मार्क की कीमत गिरती गई, जरूरतें की चीजें जो है आसमान छूने लगी। रेखा चित्रों में जर्मन नागरिकों को पाव रोटी के लिए बैलगाड़ी में नोट भरकर ले जाते हुए दिखाया गया है। जर्मन समाज दुनिया भर में हमदर्दी का पात्र बनकर रह गया था। इस संकट को बाद में अति मुद्रास्फीति का नाम दिया गया। जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती हैं तो उस स्थिति को मुद्रास्फीति कहा जाता है। तो रात में सोने के लिए लोग कतार में खड़े हैं और यहाँ पर एक पिक्चर है जहाँ पर ये लोग जो है इसमें पैसा लेके जा रहे हैं अपनी जरूरती की सामान खरीदने के लिए। आगे देखते हैं, जर्मन को इस संकट से निकालने के लिए अमेरिका सरकार ने हस्तक्षेप किया। मतलब यहाँ पर अमेरिका उसकी सहायता करने के लिए आ रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या है मंदी हो जाती है। तो हम यहाँ पर मंदी देखते हैं और यहाँ पर एक डॉप्स योजना चलाई जाती है। डॉप्स योजना के तहत जर्मनी के आर्थिक संकट दूर करने के लिए हर जाने की शर्तों को दोबारा तय किया गया। आगे देखते हैं, मंदी के साल देखते हैं। आर्थिक मंदी आती है यहाँ पे 1924 से लेकर 28 तक जर्मनी की कुछ स्थिर रही, लेकिन यह स्थिरता मानो देर रात तक ढेर पर खड़ी थी। जर्मन निवेश और औद्योगिक गतिविधियों में सुधार मुख्यतः अमेरिका के लिए अल्पकालिक कर्जों पर आश्रित था। जब 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज धराशायी हो गया तो जर्मनी को मिल रही है मदद भी रातों रात बंद हो गई। कीमतों में गिरावट की आशंका को देखते हुए लोग धड़ाधड़ अपने शेयर बेचने लगे। 24 अक्टूबर को न केवल एक दिन में बल्कि 1.3 करोड़ जो है शेयर बेच दिए गए। यह आर्थिक मंदी की ही शुरुआत थी। 1929 से लेकर 1932 तक अगले 3 सालों में अमेरिका की राष्ट्रीय आय केवल आधी रह गई। फैक्ट्रियां बंद हो गई, आयात गिरता जा रहा था, किसानों की हालत खराब हो गई। सट्टेबाज बाजार से पैसा खींचते रहे। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आई इस आर्थिक मंदी पर दुनिया भर ने महसूस किया। इस मंदी का सबसे बुरा प्रभाव जो है जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। 1932 में जर्मनी का औद्योगिक उत्पादन जो है 1929 के मुकाबले 40% रह गया था। मजदूरों और बेरोजगार होते जा रहे थे, उनके वेतन काफ़ी गिर गए थे। तो एक यहाँ पर रस्सी है, रस्सी में ये लोग जैसे कपड़े सुखाते हैं ना, उस तरह से यहाँ पर आर्थिक मंदी के समय इनको सोना पड़ रहा था। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर एक कोट दिया है कि मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। तो इस तरह का जो है एक बोर्ड टाइप का अपने ऊपर तख्ती लटकाए रहते थे। इतनी बेरोजगारी थी उस समय। बेरोजगार नौजवान ये है तो ताश खेलते पाए जाते थे या नुक्कड़ों पर झुंड लगाकर रहते थे, या फिर रोजगार दफ्तरों के बाहर लंबी कतार में खड़े रहते थे। जैसे जैसे रोजगार खत्म हो रहे थे, युवा वर्ग आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होते जा रहे थे। चारों तरफ गहरी हताशा का माहौल था। यहाँ पर नया शब्द देखते हैं, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज अमेरिका में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा शेयर मार्केट है। और देखते हैं, आर्थिक संकट के लोगों में गहरी बेचैनी का डर जो है पैदा कर दिया था। जैसे जैसे मुद्रा का अवमूल्यन होता जा रहा था, मध्यम वर्ग खास तौर पर वेतनभोगी कर्मचारी और पेंशनधारियों की बचत भी सिकुड़ती जा रही थी। कारोबार ठप हो जाने से छोटे मोटे व्यवसायी रोजगार स्वरोजगार में लगे लोग, खुदरा व्यापारी, खुदरा मतलब फुटकर व्यापारी की हालत भी खराब होती जा रही थी। समाज के इन तबकों को सर्वहाराकरण का भय सता रहा था। उन्हें डर था कि अगर कहीं अगर यही ढर्रा रहा मतलब यही रूटीन रहा तो एक दिन मजदूर बनकर हम रह जाएंगे और हो सकता है उसके पास कोई रोजगार ना हो। अब सिर्फ संगठित मजदूर ही थे जिनकी हिम्मत टूटी नहीं थी, लेकिन बेरोजगारी की बढ़ती फौज उनकी मोल भाव क्षमता को चोट पहुंचा रही थी। बड़े आर्थिक संकट में थे। किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है कृषि उत्पादों की कीमतों में बेहिसाब गिरावट की वजह से परेशान था। युवाओं को अपना भविष्य अंधकार मैं दिखाई दे रहा था। अपने बच्चों का पेट भर पाने में
असफल औरतों के दिल भी डूब रहे थे। आगे है राजनीतिक स्तर पर वाइमर गणराज्य एक नाजुक दौर से गुजर रही थी। वाइमर संविधान में कुछ ऐसी कमियां थी जिनकी वजह से क्या है, गणराज्य कभी भी अस्थिर और तानाशाही का शिकार बन सकती थी। तो यहाँ पर जर्मनी किसका शिकार बन गई, फाइनली लास्ट में तानाशाही का। इसमें से एक कमी अनुपातिक प्रतिनिधियों से संबंधित थी। इस प्रावधान की वजह से किसी एक पार्टी को बहुमत मिलना लगभग नामुमकिन बन गया था। हर बार गठबंधन सरकार सत्ता में आ रही थी। दूसरी समस्या अनुच्छेद 48 की वजह से थी, जिसमें राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने, नागरिक अधिकार रद्द करने और अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का अधिकार दिया गया था। अपने छोटे से जीवन काल में वाइमर गणराज्य का शासन 20 मंत्रिमंडलों के हाथ में रहा और उनकी कीमत औसत अवधि जो है 239 दिन से कहीं ज़्यादा नहीं थी। इस दौरान अनुच्छेद 48 का भी जमकर इस्तेमाल किया गया। इन पर बहुत सारे नुस्खों के बावजूद संकट दूर नहीं हो पाया। तो वाइमर गणराज्य जो है पूरी तरह से यहाँ पर फेल होती नजर आती है। तो लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में लोगों का विश्वास क्या होने लग गया, खत्म होने लगा, क्योंकि वो उनके लिए कोई समाधान खोज नहीं पाई। और जब कोई समाधान नहीं खोज पाई तो किसी एक व्यक्ति का यहाँ पर तानाशाही क्या है, शुरू हो जाता है। तो आगे हम देखते हैं सर्वहाराकरण, मतलब गरीब होते होते मजदूर वर्ग की आर्थिक स्थिति में पहुंच जाना। तो यहाँ पर हमें तानाशाही के रूप में हमें हिटलर का उदय होता दिखाई देता है, जो कि हम अगले वीडियो में इसको पूरा करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।